पढ़ लिया था, ठीक है, बॉयल्स लॉ के ग्राफ सीख लिए थे, बाकी तो फिर है ही वो दिया रहेगा ऐसा, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बोला पहले वॉल्यूम कुछ था V1, प्रेशर इतना था, बाद में वॉल्यूम इतना कर दिया, प्रेशर कितना हो जाएगा, ये वाले क्वेश्चन कर लोगे ना, P1 अपॉन P2 इक्वल टू V2 अपॉन V1, सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो चार्ल्स लॉ, बाकी इसके न्यूमेरिकल वर्क कराऊंगा अभी मैं थर्मोडायनेमिक्स साथ साथ। चार्ल्स लॉ, क्या होता है चार्ल्स लॉ, किसी को याद है? केमिस्ट्री वाला, वो ये फिजिक्स में भी होता है। हाँ चलो अच्छा सुनना जा रहा तुम ध्यान से। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन होती है। अगर मान लो मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं, प्रेशर हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो क्या वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा? ये टेम्परेचर, फिर देखो टेम्परेचर जो है ना केल्विन वाला टेम्परेचर है, बताऊंगा क्यों केल्विन वाला, समझा रहा हूं। तो इसकी फीलिंग देखना है इसके अंदर। अगर मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, जल्दी बैठ जाओ जल्दी। यहाँ कोई बच्चे बैठे हुए हैं क्या? यहाँ पर कहाँ हैं वो? अभी कुछ बच्चे बाहर गए हुए हैं क्या, प्रेयर करने गए हैं क्या? तो मैं रुका हूँ, बुला दो उनको, फिर मैं सभी स्टार्ट करूँगा, मैं समझ में नहीं आएगा उनको, हैं? तो एक साथ स्टार्ट करेंगे सबके लिए, बार बार थोड़ी पढ़ाएंगे बेटा।
चलो देखो इधर, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मान लो मैं इस गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, ये टेम्परेचर बढ़ा दिया मॉलिक्यूल्स का, तो बताइए प्रेशर बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? बताओ आंसर। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड बढ़ जाएंगे। भाई टेम्परेचर बढ़ा, अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ गए, बात समझ में आ रही है? अगर नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड बढ़ गए तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो ये प्रेशर बढ़ गया और मैं फिर इसका वॉल्यूम बढ़ा दूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया और वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो अब बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तो अभी सेम है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि जो प्रेशर पहले वाला था वापस सेम टू सेम हो जाए, क्योंकि नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड कैसे हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया और प्रेशर फिर सेम कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, कांस्टेंट मतलब पहले वाला कर दिया, तो उसके लिए कंडीशन क्या करनी पड़ी? आपको वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ा। तो ये लिखा है मैंने, देखो अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, डब्बा बड़ा कर दिया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ेगा ही कम होगा? बट हम चाहते हैं प्रेशर कांस्टेंट रहे, तो हमें वॉल्यूम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ये होता है चार्ल्स लॉ। अब कितना? तो कितने के लिए ये होता है कि अगर मान लो आपने 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दिया तो आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा, जो इनिशियल था ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसका 1/273 टाइम्स और एक्स्ट्रा 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे इतना आपको और बढ़ाना पड़ेगा। मान लो पहले V0 था, मान लो पहले V0 था, तो अब करना पड़ेगा V0 प्लस V0/273, इतना और कर दोगे। अगर ये बताओ, अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में बढ़ाता हूं तो प्रेशर बढ़ेगा कम हो जाएगा? हम चाहते हैं फिर से प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, तो हमें वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? तो 1 डिग्री बढ़ाने पर जो हम चाहते हैं प्रेशर कांस्टेंट हो जाए तो हमें वॉल्यूम इतना और बढ़ाना पड़ेगा, पहले की तुलना में इतना और बढ़ा देंगे। ये चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उससे फिर वापस प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ बोलो। ये चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, उसने बताया था कि इतना अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो जो पहले प्रेशर था वो बढ़। ये एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था, देखो समी बेटा, ये कंटेनर था, इस कंटेनर में इसने गैस के मॉलिक्यूल रखे, अभी कुछ प्रेशर P था, वॉल्यूम V0 था इनिशियल, टेम्परेचर बढ़ा दिया 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बताओ वॉल्यूम सॉरी प्रेशर बढ़ जाएगा कब हो जाएगा? बोला प्रेशर फिर सेम करना है तो उसका वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा कम करना पड़ेगा? तो इसने बढ़ा के देखा, तो जब इसने करा, अब इसका पहले V0 था, अब इसका कर दिया इतना, ये बढ़ा दिया वॉल्यूम, और जो अब नया वाला वॉल्यूम है वो हो गया, अगर V0 प्लस V0/273 बढ़ाया उसने, इतना और बढ़ा दिया उसमें, तो देखा प्रेशर जो पहले P0 था अभी भी फिर वापस वैसा वैसे ही प्रेशर P0 आ गया। आ रहा समझ में? ये कोई दिक्कत तो नहीं? तो एट कांस्टेंट प्रेशर या टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर, if temperature increases by 1 degree centigrade, then volume increases by 1/273 times of the initial volume, then we will maintain the pressure constant। ये चार्ल्स ने बताया था। आ रहा समझ में? ये लिखो चार्ल्स लॉ। if we increase the temperature by 1 degree centigrade, if we increase the temperature by 1 degree centigrade, then to maintain the pressure constant, then to maintain the pressure constant, maintain the pressure constant, volume of a gas, volume of a gas
इंक्रीजेज बाय वैसे वो 1/273.15 होता है, मैंने 1/273 बोला था अभी, असली में ये होता है इंक्रीजेज बाय 1/273.15 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, 1/273.15 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, 1/273.15 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है, आओ ये देखें, जैसे मान लो इनिशियल वॉल्यूम था V नॉट और प्रेशर था P नॉट, इसको हमें कांस्टेंट रखना है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो वॉल्यूम है 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये मान लो ये वॉल्यूम था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वैसा मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये वॉल्यूम था, रहा होगा कुछ, मान लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम बढ़ाया, तो इनिशियल वॉल्यूम V नॉट था, 0 पे मान सकते हैं या इसको इनिशियल भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनिशियल लिख लो, इनिशियल, तो अभी हो जाएगा V नॉट अपॉन 273.15। अच्छा, यही अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो कितना आंसर आता बताओगे? अब इनिशियल वॉल्यूम ये था, अब इनिशियल ये हो गया, इसके अंदर 1 अपॉन मतलब जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनिशियल था ना, मतलब अब इससे और बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, लेकिन इतना ही हर बार 1-1 डिग्री पर, तो V नॉट प्लस V नॉट अपॉन 273.15 प्लस V नॉट अपॉन 2, ये चार्ल्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, तो मतलब 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो हो जाएगा V नॉट प्लस 2V नॉट अपॉन 273.15। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, V नॉट बाहर 1 प्लस 1 अपॉन, इसको लिख सकते हो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर V नॉट इंटू 1 प्लस 2 अपॉन 273.15, ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, समझ में आ रहा है? अच्छा, 3 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना आएगा? 1 प्लस 3, और ऐसे अगर मैं बोलूँ T डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप बोलना V नॉट 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15, या मैं इसको ऐसा ही बोल सकता हूँ VT इज इक्वल टू V नॉट 273.15 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15, दिख रहा है एलसीएम लेने के बाद? डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 ऐड करते हैं तो काय में कन्वर्ट होता है, ये केल्विन में, ये वैल्यू होती है 273.15 ऐड करोगे तो केल्विन, तो ये पूरा टेम्परेचर कौन सा है? ये टेम्परेचर देख के होता है, ये टेम्परेचर सेंटीग्रेड वाला ही केल्विन वाला, बोलो केल्विन, और ये तो फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, तो क्या ऐसा बोल सकते हो वॉल्यूम एट टेम्परेचर T इज प्रोपोर्शनल टू T, ये T कौन सा लिखोगे? केल्विन वाला के सेंटीग्रेड वाला? तो जितने भी अपन केटीजे में या आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें हर जगह पे जो टेम्परेचर आएगा वो हमेशा केल्विन वाला ही आएगा। तो इक्वेशन जो हमें याद रखनी है वो याद रखनी है कि चार्ल्स लॉ ये होता है, वॉल्यूम एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड इज गिवन बाय V नॉट 1 प्लस T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273.15, और वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केल्विन टेम्परेचर, और केल्विन टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, बता, मैं ग्राफ बना रहा हूं इसका, बताना सही है गलत है। वॉल्यूम यहां पर और यहां पर ले रहा हूं टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, और ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ सही है गलत है? बोलिए। हाँ क्या? नहीं, मैं ये लिखा है मैंने सेंटीग्रेड में, तो ये सही है गलत है? नहीं है सही। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो ये ग्राफ यहां पर, ये टेम्परेचर बड़ा T लिख दिया, मैं बड़ा T जब भी लिखा होगा मतलब केल्विन है, अब सही है क्या कि दोनों सही है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला सही, ये सही नहीं है, क्यों? देखो, सुनो सुनो, देखो बेटा, ये देखो, जब हम सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रख रहे हैं ना,
यहाँ देखो इधर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा मैंने, कितना रखा, तो 0 अपॉन समथिंग कितना हो जाएगा, बोलो 0 हो जाएगा। बचेगा कितना, BT इज इक्वल टू V0 बचेगा। तो ये बोल सकते हैं क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वो कितना है मेरे पास, समझ में आ गई बात। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम हमको दिख गया V0, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन ये ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा केल्विन वाला, तो यहां पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो है नहीं, 0 केल्विन ही है, तो 0 केल्विन अगर रख दूंगा मैं, देखो ऐसा था वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये 0 केल्विन है तो वॉल्यूम भी 0 केल्विन हो जाएगा, तो स्टार्ट यहां से होगा। तो केल्विन वाला ग्राफ होगा तो यहां से स्टार्ट होगा, सेंटीग्रेड वाला ग्राफ होगा तो वो यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे पीछे आकर के ऐसा। दोनों ग्राफ सही हैं, बट ये ग्राफ सेंटीग्रेड में और वो ग्राफ केल्विन में, लिख लो। एक सेंटीग्रेड वाला ग्राफ है, एक केल्विन वाला ग्राफ है, यही करना, बस यही लिखना है, वो समझाया बस मैंने। वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स, ऐसे भी लिख लेना फिर आगे इसको अपने न्यूमेरिकल करने के लिए कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ डेफिनेट मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its absolute temperature, directly proportional to its absolute temperature। हाँ बोलो बेटा। फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, अगर तुम यहाँ सेंटीग्रेड में टेम्परेचर रखते हो बेटा, यहाँ 0 डाल दो तो 0 हो जाएगा, तो पूरा तो बचेगा तो V0 ना, तो 0 पर 0 नहीं होगा, 0 पर 0 नहीं होगा, 0 पर V0 रहेगा। हाँ फिर सुनो, एक मिनट उधर देखो, मान लो मैं यहां पर टेम्परेचर डाल देता, इधर टेम्परेचर डाल दूं -273.15 ऐसा डाल दूं, अब बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ ये माइनस वन कितना हो जाएगा, 0। तो देखो -273 पर ये जो वॉल्यूम है आखिरी में कितना हो गया, 0। तो अगर सेंटीग्रेड वाला ग्राफ होगा तो ऐसा बनेगा, केल्विन वाला ग्राफ होगा तो ऐसा बनेगा, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब, सॉरी 0 केल्विन का मतलब -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जनरली इसको हम -273 लेते हैं, बट वो होता असलियत में यही है 0.15, वैसे तो 0.16 होता है, बट वहां तक हम पहुंच नहीं पाते, मतलब 0.15 लास्ट हम लेते हैं, उसके अंदर हमें जितना भी होता है। अच्छा, अगर टेम्परेचर 0 केल्विन हो जाए तो जितने भी मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाएंगे, कोई भी नहीं चलेगा, सब रुक जाएगा। बात समझ में आ रही? 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 0 केल्विन मतलब सेंटीग्रेड में कितना हो गया, -273 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स। तो ऑल मॉलिक्यूलर मोशन सीजेस एट 0 केल्विन, लिख लो, कहीं जरूरत पड़ेगी तो यूज कर लेना। At 0 Kelvin, all molecular motion ceases। चलिए ठीक है, आगे समझ में ये। चार्ज लॉ, फिर लिखो प्रेशर लॉ। इसे क्वेश्चन वही V1/V2 इक्वल टू T1/T2, V1/V2 इक्वल टू T1/T2। बेटा यहां पर देखो T कौन सा रखोगे आप, सेंटीग्रेड में कि केल्विन में?
है ना। हमने देखो जब भी क्वेश्चन में सेंटीग्रेड में भी दिया हो आपको उसको केल्विन में पुट करना है, पी वी इक्वल टू एनआरटी में, फिर ऑटोमेटिक वो आंसर पहले केल्विन में आएगा, फिर आप सेंटीग्रेड में उसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया इतना? गुड, करें स्टार्ट आगे। लिखो प्रेशर लॉ। प्रेशर लॉ इसको हम गैलुसेक लॉ भी कहते हैं। प्रेशर लॉ और गैलुसेक लॉ, आए समझे इसको। ये बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी, पहले इसको समझना है, इसको सोच के देखना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। अगर मान लो हम वॉल्यूम कांस्टेंट रखें, क्या कांस्टेंट रखें, तो क्या प्रेशर प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा? आप देखो डब्बा है, इस डब्बे में गैस के मॉलिक्यूल हैं, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ने पर बताओ गैस के मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? और आप वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे तो प्रेशर बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? यही है। बट कितना बढ़ जाएगा? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वही बढ़ता है। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो बढ़ता है वो इनिशियल का 1/273.15 टाइम्स बढ़ता है, तो सेम आंसर आता है 1/T डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 273. तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखूं? प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर? केल्विन वाला कि सेंटीग्रेड वाला? तो यहां पर भी ये केल्विन वाला टेम्परेचर ही रहेगा। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को? क्लियर ये चीज? ग्राफ बताओ ये सही है गलत है जो बना रहा हूं मैं? प्रेशर और टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, सही है कि गलत है? सही है गलत है? क्या गलती है? ओरिजिन से पास होगा कि नहीं होगा? ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर यहां से स्टार्ट करूं तो सही है क्या? और अगर मैं उसको पीछे ले आऊं तो बताओ ये टेम्परेचर मुझे कितना लिखना चाहिए? गुड। और ये ग्राफ अगर अपने को केल्विन में दिया गया हो, बड़ा टी लिखा गया हो, तो वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा होगा। तो दोनों बातें सही हैं। आप देख के चलना कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड है या टेम्परेचर इन केल्विन है, उसके अनुसार अपने आंसर हमको टिक करने पड़ते हैं। लिख लो, लिखवाऊं लॉ? देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम इफ प्रेशर ऑफ गैस, at constant volume if pressure of gas, sorry, if temperature of gas at constant volume, if temperature of gas increases by 1 degree centigrade, increases by 1 degree centigrade, then its pressure increases by 1/273.15 times of the initial pressure. 1/273.15 times of the initial pressure. चलिए समझ में आ गई ये बात? क्लियर है? ले लो ले लो, पढ़ लो क्या लिखा है। पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो कभी थोड़ी बहुत। चलो तो बताओ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर
क्या होता है? तो पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में ना, बताओ तुम लोग क्या होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? है नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? पढ़ा है। क्या होता है डाल्टन्स लॉ? तो पढ़ा इसलिए तो पूछ रहा हूं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, देखो ये डब्बा है, इस डब्बे में एक है गैस ए, एक है गैस बी, एक है गैस सी, ऐसे ए बी सी, ए बी सी। इसके कारण लगने वाला प्रेशर मान लो P1 है, इसके कारण लगने वाला प्रेशर मान लो P2 है, इसके कारण लगने वाला प्रेशर मान लो P3 है। ठीक है। किसी डब्बे में अगर 3 इमिसिबल गैसेस भरी हुई हैं, कैसी? जो आपस में मिक्स नहीं होती, तो जो टोटल प्रेशर है ना, इनके द्वारा लगने वाले इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस, लिख लो। इफ 2 इमिसिबल गैसेस, हाँ, लॉ का नाम क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। चलो मैं सिखाता हूं इसको, देखो इधर, ये देखो सब बच्चे बोर्ड पे, ये मान लो एक कंटेनर है, इसका वॉल्यूम अपने मन से अपन ले लेते 10 मीटर क्यूब है, मान लो 5 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब, V मान लेते हैं। इसके अंदर गैस A भरी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स N1 है और टेम्परेचर इसके अंदर T है मान लो। प्रेशर लग रहा है गैस के मॉलिक्यूल से कारण P1। समझ में आ रही बात? तो क्या N1 की वैल्यू ऐसी बोल सकते हो? P1 RT अपॉन V? नहीं, N इज इक्वल टू P1 V अपॉन RT। P1 V अपॉन RT, बताइए। PV इक्वल टू NRT होता है ना? आ रहा समझ में? अच्छा, अगर मान लो मैं ऐसा करता, मैं वही कंटेनर ले लूं, एक और कंटेनर है, वॉल्यूम अभी भी V है, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर N2 है, गैस का नाम B है, इसके कारण लगने वाला प्रेशर P2 है, तो बताओ N2 की वैल्यू क्या रही होगी? हाँ, P2 V अपॉन RT। वेरी गुड। मान लो एक और कंटेनर है, वॉल्यूम अभी भी V ही है, अभी भी वॉल्यूम V लेके चल रहा हूं इसका, और इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स है वो N2 है, ये गैस का नाम C है, प्रेशर P3 है। बताइए N3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? P3V अपॉन, समझ में आ रहा है? ऐसे निकाल सकते हो ना, N3 ऐसे निकाल सकते हो, PV इक्वल टू NRT था तो P3V अपॉन RT हम निकाल सकते हैं। मान लो एक और कंटेनर ले लिया मैंने, वॉल्यूम वही है, टेम्परेचर अभी भी T था, अभी भी T है और अभी भी T है। ये असर्शन रीजन के डिराइव कर रहा हूं मैं इसको, ताकि बीच में कुछ चीजें आए तो वही मालूम हो क्यों था ऐसा जो मैंने लिखा था। मान लो तीनों डाल दी गैस, A भी डाल दिया, B भी डाल दिया और C भी डाल दिया, तीनों गैस एक साथ डाल दी। अब प्रेशर मान लो P है, तो यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स है, इसके हो गए N1, इसके हो गए N2, तो क्या टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऐसे हो जाएंगे? मान लो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है वो N टोटल है, N1 प्लस N2 प्लस N3। N टोटल जो अब है, अगर N टोटल लिखें तो हम लिखेंगे P V वही है अपॉन R इंटू T, लिख सकते हैं इसको ऐसा। नहीं आया? प्रेशर अब P लग रहा है, इन टोटल के कारण जो प्रेशर लग रहा है P लग रहा है, वॉल्यूम अभी V है, R वही है, टेम्परेचर वही है, और क्या N टोटल को हम लिख सकते हैं N1 प्लस N2 प्लस N3, इट इज इक्वल टू PV अपॉन RT। और बेटा N1 के बदले क्या आएगा बताओ देख के? P1V अपॉन RT। इसके बदले तो V अपॉन RT पूरा कैंसिल हो जाएगा ना, V और RT पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो बन जाएगा क्या? P1 प्लस P2 प्लस P3 इट इज इक्वल टू P। तो अगर किसी डब्बे में हम
बहुत सारी इमिसिबल गैसेस डाल दें और वॉल्यूम सेम रखें, टेम्परेचर सेम रखें, देन द टोटल प्रेशर exerted by these molecules on the walls of container is the sum of individual pressure exerted by these molecules on the walls of container. ये होता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? तो अगर सबको डाल दिया, बट कंडीशन क्या है? P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 होने के लिए कि V भी सेम होना चाहिए और T भी सेम होना चाहिए। R तो सेम होता ही है। P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल टू P हमेशा होगा या विशेष परिस्थितियों में होगा? और विशेष कंडीशन क्या? वॉल्यूम कांस्टेंट, जो वॉल्यूम सबका था वही सेम रहे और टेम्परेचर भी सेम रहे, देन द नेट प्रेशर इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस गैस इंडिविजुअली। आ रहा है समझ में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर? लिखो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। If immiscible gases are kept in a container, if immiscible gases are kept in a container, then pressure exerted by gas then pressure exerted by gas on the walls of container is the sum of individual pressure exerted by these gases is the sum of इंडिविजुअल प्रेशर एक्सर्टेड बाय दीज गैसेस। और फिर लिख लो बेटा इसको प्रेशर लॉ भी बोलते हैं इसको, या गैलुसेक लॉ, सॉरी डाल्टन्स लॉ भी बोलते हैं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैलुसेक तो हो गया ना पहले, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 लिख लो इसको। ठीक है, एवोगाड्रो याद है किसी को? एवोगाड्रो लॉ केमिस्ट्री पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पर बताओ, फिर बताना पड़ेगा। चलिए, एवोगाड्रो लॉ किसको याद है बताओ? एवोगाड्रो लॉ गुड। क्या बोल रही तुम? मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। शाबाश, गुड, कुछ सही चीजें बोल रही हो। एग्जैक्ट क्या है समझना, जैसे मानो 2 डब्बे हैं मेरे पास, समझना, ये 2 डब्बे हैं, एक में गैस A है, एक में गैस B है। इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है। टेम्परेचर T है, टेम्परेचर इसका भी T है, वॉल्यूम इसका भी V है, इसका भी वॉल्यूम V है। ठीक है, और मान लो इसके द्वारा लगने वाला प्रेशर और इसके द्वारा लगने वाला प्रेशर वो भी सेम है, P और P, ये P1 और P2 भी बराबर है। क्या क्या चीजें सेम बोल दी मैंने? कभी ऐसी कंडीशन आ जाए कि नंबर ऑफ प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर सेम है, तो 100% गारंटी N1 इक्वल टू N2 होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका N1 कैसे निकालोगे? PV अपॉन RT। और यही सेम कंडीशन यहां रख दिया आपने, वही प्रेशर यहां कर दिया, V यहां कर दिया, R यहां कर दिया, T यहां कर दिया, तो ऑटोमेटिक नंबर ऑफ मोल्स सेम होने ही पड़ेंगे, तभी ये कंडीशन आ पाएगी, वरना ये कंडीशन नहीं आएगी। तो एट सेम वॉल्यूम, सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स
आर ऑल्सो सेम, ये होता है एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो बढ़ जाएगा, वॉल्यूम कम करोगे तो कम हो जाएगा, बट नंबर ऑफ मोल्स, अगर वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम है और प्रेशर सेम है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कैसे हो जाएंगे यहाँ पर, सेम हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ रही है यहाँ तक? लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसे लिखो एट सेम टेम्परेचर, से लिखो हैं, मैंने फिर भी लिखो, क्लास में बैठे लिखो, एट सेम टेम्परेचर फॉर सेम वॉल्यूम, for same volume and at same pressure, number of moles are also same, number of moles are also same, ये होता है एवोगैड्रो लॉ। N1 इक्वल टू N2, जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर सेम होता है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं। आ रहा समझ में ये? आज तुम पढ़ाई करोगे अपने आप, कर रहे हो? छोड़ दो क्लास में, हिम्मत नहीं हो रही मेरी, आज हुई तबीयत ख़राब थी, मैं आया था, मेरे को लगा तुम लोग खाली बैठे रहोगे, लेकिन मेरे को नहीं मानता कि क्लास तुम्हारी बायो की भी हो गई है, तो वरना तो मैं आता ही नहीं। पढ़ोगे अपने आप, पढ़ लोगे, है ना? क्योंकि तबीयत आज ख़राब थी, मैं इसलिए आया कि 2 क्लास तुमको सेल्फ स्टडी मिल रही थी, मैं सोचा कि एक तो पढ़ लोगे और एक मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन तुमको एक पहले ही पढ़ चुके हो, सेल्फ स्टडी नहीं हुआ ना आज? हाँ, तो आज एक सेल्फ स्टडी कर लो जितने, आज पढ़ लो, कल पढ़ाऊंगा मैं आगे।